नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से दो खबरें हैं आज। एक तरफ बिहार चुनाव से पहले एसआईआर पर सुनवाई का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो चल ही रहा है। आज फिर बिहार एसआईआर पर सुनवाई हुई। इसमें बात यहां अटकी है कि आखिर जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं और खासकर 3,66,000 मतदाताओं के नाम काटने से पहले क्या उन्हें सूचित किया गया था, क्या उन्हें कोई इंफॉर्मेशन दिया गया था कि उनके नाम काटे जा रहे हैं। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी कि एसआईआर के कारण महिलाओं और मुसलमानों का विशेष रूप से बहिष्कार हुआ है। प्रशांत भूषण ने यह भी दावा किया है कि मतदाता सूची को साफ करने जिस शुद्धिकरण की बात कही जा रही है, उस शुद्धिकरण के बजाय इस प्रक्रिया ने समस्याओं को और बढ़ा दिया है। प्रशांत भूषण ने आज दलील में यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदाताओं के नाम हटाने के कारण नहीं बताए हैं और मसौदा सूची यानी ड्राफ्टेड लिस्ट के प्रकाशन के बाद हटाए गए अतिरिक्त 3,66,000 मतदाताओं की सूची प्रकाशित नहीं की। इस मसले पर अगली सुनवाई अब परसों यानी 9 अक्टूबर को होगी दोस्तों। और उससे पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हलफनामा दीजिए, खासकर याचिकाकर्ताओं की तरफ से, और बताइए कि किन किन लोगों को यह सूचना नहीं दी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ एक मामला आप लोगों ने देखा सुना है। मामला यह है कि देश में दलितों को अधिकार संपन्न होते हुए देखकर सवर्णों का एक बड़ा तबका जो है किस कदर आहत है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा एग्जाम्पल कल सामने आया था। कल सामने आया था जब भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की तरफ एक वकील ने जूता फेंक दिया। देश की आजादी के बाद से किसी मुख्य न्यायाधीश का या न्यायपालिका का इस तरह अपमान इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उस आरोपी वकील को पुलिस ने फौरन पकड़ लिया, लेकिन यह मामला यही खत्म नहीं हुआ है। कल मुख्य न्यायाधीश गवई ने आरोपी पर किसी तरह का मामला दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया था, आपको याद होगा, और यह भी कहा था कि वह ऐसी छोटी मोटी घटनाओं से विचलित नहीं होते हैं, जिसके बाद आरोपी को छोड़ दिया गया। अब उसका बाकायदा इंटरव्यू आया है दोस्तों। अब उस आरोपी वकील का मीडिया के जरिए जो इंटरव्यू सामने आया है, उसमें जिसमें ये आरोपी वकील का नाम राकेश किशोर है, उसने खुलकर कहा है कि उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है, बल्कि इस कृत्य को भगवान का आदेश उसने बता दिया है। यह पूरी चर्चा सीधे तौर पर मुख्य न्यायाधीश के लिए हिंसात्मक विचारों का प्रसार कर रही है, जो संविधान और न्यायपालिका दोनों की अवमानना के समान है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह वीडियो अब भी सोशल मीडिया पर घूम रहा है। इसी तरह आरोपी वकील राकेश किशोर, जिसे कायदे से सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो न केवल अपने कृत्य को सही बता रहा है, बल्कि अदालत में फैसलों को धार्मिक नजरिए से देखने का आग्रह भी कर रहा है। ANI को दिए गए साक्षात्कार में राकेश किशोर ने कहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा आहत हुआ कि चीफ जस्टिस की कोर्ट में किसी ने PIL दाखिल की थी और गवई साहब ने उसका पहले तो मजाक उड़ाया, लेकिन दूसरे धर्मों के मामले को में ऐसा नहीं होता है। यहां मतलब सनातन की बात, हिंदू की बात आप करेंगे तो ये कह रहे हैं कि मजाक उड़ाया और दूसरे के साथ नहीं करते हैं। यानी देखने का नजरिया कैसे राकेश किशोर जो वकील है उसका बदला हुआ है, उसके रग रग में, उसके DNA में कैसे नफरत फैली हुई है, उसका आप उदाहरण उसकी जुबानी सुन लीजिए जरा। यहां पर सुनाना चाहता हूं मैं उसी वकील जिसने जूता फेंका है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के ऊपर, उसने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। ANI को दिए गए इंटरव्यू में सुनिए जरा। मैं बहुत ज्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक PIL किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। ऐसे ही नुपुर शर्मा का जब मामला आया तो कोर्ट ने कह दिया आपने माहौल खराब कर दिया।
ये सब तो कहते हैं, रोक लगाते हैं, वो सब करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो जरूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूं कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, मत दीजिए, मगर मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप जाके मंदिर की उसी मूर्ति के सामने मेडिटेट करें, हम कोई ऑर्डर, अन्याय, ये इनजस्टिस ये किया कि उसके रिट पिटीशन को खारिज भी कर दिया। तो इन चीजों से लेकर मैं बहुत आहत था। वैसे मैं हिंसा के बहुत ज्यादा खिलाफ हूं, मगर ये आप लोग ये भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी, जिसके तो सुन रहे थे आप, ये अपने आप को भोला भाला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये साहब जो हैं, जो जूता फेंके, लेकिन यहां पर साफ साफ जो इनका रिएक्शन है वो सामने आ चुका है। और इन्होंने इसके आगे कहा है कि उन्होंने एक्शन किया तो ये मेरा रिएक्शन था, ना ही मुझे कोई अफसोस हुआ है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इस पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। यह भाषा, जिस अहिंसा की ये बात कर रहे हैं, लेकिन यह भाषा बिल्कुल गोडसे वाली है दोस्तों, जिसमें अदालत में गोडसे गांधी जी की हत्या के पीछे न केवल कारण दे रहा है बल्कि उसे सही भी ठहरा रहा है। गोडसे को महान बताने वाले लोग उन्हीं कारणों को गिनाते रहे हैं, और यह अब यही रवैया न्यायपालिका के अपमान, मुख्य न्यायाधीश पर हमले पर भी अपनाया जा रहा है, यह साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसी मसले पर कल हमने आपको दिखाया था कि सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, इन सब ने ट्वीट कर इस मसले के खिलाफ अपनी बात रखी थी। सोनिया गांधी ने कल क्या कुछ कहा था, जरा स्क्रीन पर ले आता हूं। सोनिया गांधी ने कल कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश पर हुए हमले की निंदा करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। ये न केवल उन पर बल्कि हमारे संविधान पर भी हमला है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने बहुत संयम दिखाया है, लेकिन पूरे देश को गहरी पीड़ा और आक्रोश के साथ, उनके साथ एकजुटता से खड़ा होना चाहिए। यह बात कल सोनिया गांधी ने कही थी। और लेकिन सबसे आश्चर्यजनक की बात यह थी दोस्तों कि कल 8:29 तक जब हम लोग इसी प्रोग्राम को, न्यूज पॉइंट को खत्म कर रहे थे, तब तक प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के कुनबे से किसी का भी कोई ट्वीट, कोई प्रतिक्रिया किसी की नहीं आई थी, बल्कि राइट विंगर्स, बहुत सारे पत्रकार और बाकी यहां तक कहने लगे थे कि गवई के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक मॉब लिंच तैयार करने की कोशिश सोशल मीडिया पर हो रही है जस्टिस BR गवई के खिलाफ, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जब देश में इस ढंग से नफरत के बीज बोए जाएंगे, सत्तारूढ़ दल अगर इस ढंग के कामों को रोकने की कोशिश नहीं करेगा तो आखिर होगा क्या? यही तो होगा जो इस वकील साहब ने जो किया है। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब के प्रतिक्रियाओं के बाद 8:29 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आई। जरा वो भी स्क्रीन पर ले आइए। मोदी लिखते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई जी से बात की। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय क्षुब्ध है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है, यह अत्यंत निंदनीय है। ऐसी स्थिति में न्यायमूर्ति गवई द्वारा प्रदर्शित धैर्य की मैं सराहना करता हूं। यह न्याय के मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बात यहां पर लिख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन देखिए, ये गोल गोल बातें तो की इन्होंने, लेकिन कब की? रात को 8 बजकर, कह रहे हैं सुबह से यह घटना घटी है, लेकिन रात को 8:29 पे आप ट्वीट करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको एक इस मसले पे कि देश का मुख्य न्यायाधीश और उसके ऊपर जूता मारा जा रहा है, जूते फेंके जा रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपको इंतजार करना पड़ रहा है। देश के गृह मंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की, देश के कानून मंत्री ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की, तो इससे क्या समझा जाएगा? और सोशल मीडिया पर जिस ढंग से एक लिंच मॉब तैयार किया जा रहा है, जिस ढंग से जस्टिस BR गवई के खिलाफ माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, ठीक उसी ढंग से जैसे राहुल गांधी के खिलाफ होता रहा है। कोई कहता है कि सीने पे गोली ठोक दो। आपको याद होगा राहुल गांधी को लेकर कैसे केरल में भाजपा का प्रवक्ता ऑन एयर कह रहा है एक डिबेट में कि राहुल गांधी के सीने में गोली ठोक देनी चाहिए। तो अगर ये सारी बातें इस ढंग से नफरत फैलाने की कोशिश होगी और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और उनका पूरा कुनबा अगर शांत रहेगा, तो इसका मतलब है मौनम स्वीकार लक्षणम।
यानी आप अगर शांत हैं, चुप हैं, मौन हैं, तो इसका मतलब आप उस बात को स्वीकार करते हैं। क्या यही तैयार हो रहा है? इसी ढंग के नफरत के बीज बोए जा रहे हैं इस देश में। तो एक तरफ दोस्तों यहां सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसमें भी जिस ढंग से ये राकेश किशोर जो बातें कर रहा है अभी आपने सुन ली, और दूसरी तरफ एसआईआर है, एसआईआर पर बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है उस पर जो बवाल मचा हुआ है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। जरा हमारे साथ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। अभी 2 ही साथी हैं, कुछ साथी 3 साथी आ गए। अनिल सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं। 3 साथी हमारे, प्रफुल्ल कोलखियान जी, अनिल सिन्हा जी और शकील अख्तर जी। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। आगे बढ़े लेकिन उससे पहले एक धन्यवाद ज्ञापित तो करना चाहता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं, बधाई, सब कुछ देना चाहता हूं। अब 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ऊपर का चैनल आपका चैनल हो चुका है। आज दिन में आप लोगों ने देखा, आप लोग सब इस ऐतिहासिक पल के गवाह रहे। आप लोगों ने देखा कि कैसे धड़ाधड़ सब्सक्राइबर्स की संख्या आप लोगों की मदद से बढ़ रही थी और अब ये चैनल, आपका चैनल डीबी लाइव 1 करोड़ से ऊपर का चैनल हो चुका है। एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार हो चुका है, आपका हमारा प्लेटफॉर्म, जहां हमारी आपकी आवाज, हमारी आपकी बात सुनी जाती है। प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत जी आपका भी स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और एक बार फिर स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया सब कुछ, क्योंकि इसके पैरेलली आप भी हैं, इसलिए आपको शुभकामनाएं, आपको बधाई, आप तमाम साथियों को, और बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए क्योंकि आपके कारण हम आज यहां तक पहुंच पाए हैं। एक लंबा सफर रहा है, 9 साल का सफर। जब इस चैनल की शुरुआत हम कर रहे थे तो पता नहीं था कि आखिर YouTube और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम कोई चैनल चला भी पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, क्योंकि वो वक्त था 2015-16 का साल, मुझे आज भी याद है, और ये आज शेयर करना जरूरी आप लोगों के बीच चाहता हूं, क्योंकि 15-16 का जो साल था उस समय 3G बहुत घूम घूम के चलता था, यानी नेटवर्क की दिक्कत होती थी, और जो YouTube प्लेटफॉर्म है उस पर न्यूज से ज्यादा वहां पर जो आजकल आप लोग देखते हैं उधर इंस्टाग्राम पे वो सारी चीजें चलती थी। कोई गाना गाकर रिकॉर्ड करके डालता था वीडियो, कोई डांस करके डालता था, यही चलता था। लेकिन हम लोग जब न्यूज लेके आए तो फिर कई लोगों ने हम लोगों को डिमोरलाइज करने की भी कोशिश की। कई लोगों ने कहा कि क्या ये फालतू की चीजें लेके आ गए हो, ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल ऐसे भी जो दीवारों पे टंगा हुआ जो मीडिया है, यानी जो सैटेलाइट चैनल्स हैं, उसके सामने आप कैसे कंपीट कर पाएंगे, ये सारी बातें होती रहीं। लेकिन यहां हमारे 4 साथी हैं, ऐसे कई सारे साथी रोज आप बदलते हुए देखते हैं, और आप सब लगातार, आप सबका उत्साहवर्धन, आप सबका जो एक कहते हैं ना कि पीछे से अगर पीठ पर कोई किसी का हाथ हो तो आप बहुत आगे बढ़ते हैं, और आप तमाम साथियों का हाथ रहा और आगे बढ़ते रहे। आज 1 करोड़ से ज्यादा की संख्या वाला यह चैनल हो गया है, और बहुत गर्व से कह रहा हूं कि बहुत कम चैनल हैं जो 1 करोड़, और हमारे जैसे चैनल तो बिल्कुल कम है। हमारे साथ पीछे से बैगेज, हमने पीठ पर कुछ लेकर हम लोग नहीं आए। किसी बड़े चैनल का मैं करता धरता या वहां का एंकर नहीं रहा, इसलिए मेरे साथ कुछ नहीं था। राजीव कौन है इसकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन यह पहचान आप लोगों ने दी है, इसलिए आप सबका शुक्रिया कहता हूं। आगे बढ़ता हूं और आना चाहता हूं सबसे पहले शकील जी आपके पास, फिर आप तमाम साथियों के बीच चर्चा हम करेंगे, और चर्चा में बहुत कुछ है, बहुत सारे सवाल हैं, उन पे भी आएंगे। शकील जी आपके पास, और सबसे बड़ी बात आएंगे, दोनों मसलों पे चर्चा करेंगे, एसआईआर पे भी और गवई साहब पे भी और राकेश किशोर पे भी। लेकिन डीबी लाइव और आप लगातार उस पर लिखते रहे, बोलते रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया शकील जी। राजीव जी बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी मेहनत है, लगन है जो आपने बताया। निश्चित ही तौर पे कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है कि उस वक्त जब कोई सोच नहीं सकता था, आपने शुरू किया और आज इसको इस मुकाम तक पहुंचाए। बाकी जो आपकी टीम है पूरी, वो और जो दर्शक हैं कि उन्होंने लगातार विश्वास बनाए रखा, और शाम के 7 बजे जो सारे काम छोड़कर आपके साथ जुट जाते हैं, तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये 1 करोड़ से बहुत आगे जाए, और आप ऐसे ही मुस्कुराते हुए लगातार इस प्रोग्राम को करते रहे और कामयाब करते रहे। तो आपने 2 इशू बताए। देखिए, इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इशू है वो बहुत ही गंभीर है। वकील जो है
वो अपने काम को गौरवान्वित कर रहा है, महिमा मंडित कर रहा है। पहले कभी ऐसे इंटरव्यू होते नहीं थे और आज उन इंटरव्यू को एक एजेंसी करने जा रही है और सारा गोदी मीडिया उस इंटरव्यू को दिखा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा करके आए हो। दूसरी बात जो है कि ये घटना जो खुद बता रहे हैं 16 सितंबर की थी। 16 सितंबर की घटना से आपका रिएक्शन 3 हफ्ते बाद आया। कहा जा रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो इसलिए आया क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मॉरिशस में जाके बोला था कि कानून का शासन चलेगा देश में, बुलडोजर का शासन नहीं चलेगा। यह तात्कालिक घटनाक्रम था, 3 हफ्ते पुरानी बात थी वो तो। और उसमें जो कहा था उन्होंने, उसके बाद इतने दिनों बाद आपको गुस्सा आ रहा है। दूसरी बात देखिए, इतना बड़ा मामला है, हम सोच रहे थे कि बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो दूसरे हाई कोर्ट हैं, उनकी तरफ से आज बहुत सारे बयान आना चाहिए, बहुत निंदा होना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। जिस शब्द को हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं न्यू नॉर्मल, देश में एक न्यू नॉर्मल स्थापित कर दिया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर आप जूता फेंकिए। जिस सोशल मीडिया का आप जिक्र कर रहे थे, उस सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि सड़कों पे मारेंगे, सिर्फ गवाही को नहीं, बाकी सारे जजेस को। वहां पे ये मीम बना के चलाया जा रहा है कि चीफ जस्टिस के गले में, चूंकि वो दलित है, एक हांडी लटकाई गई है। जैसे बहुत समय पहले दलितों का अपमान करने के लिए एक हांडी लटकाई जाती थी उनके गले में, और उनके मुंह पे वकील द्वारा जूता मारता हुआ दिखाया जा रहा है। कोई एक्शन नहीं। सुना है आज एक ट्रोल को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ देर बाद उसको छोड़ दिया गया। सरकार को यह देखना चाहिए कि विदेशों में उसकी इमेज क्या हो रही है, सरकार का इकबाल कहां है। अगर इसी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को धमकी दी जाएगी, बाकी जजेस को धमकी दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट और बाकी न्यायपालिका को दी जाएगी, तो देश में कानून का शासन कैसे चलेगा। सोनिया गांधी ने बहुत सही कहा है, सबसे टू द पॉइंट कहा है, यह संविधान पर हमला है। ये संविधान को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो संविधान की ताकत थी कि एक दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। इसी तरह की एक घटना एक सामान्य नागरिक, एक ग्रामीण नागरिक हरिओम के साथ रायबरेली में हुई। वो भी दलित था, पीट पीट कर मारा है। रोज हो रही है ऐसी घटनाएं, तमाम घटनाएं हो रही हैं। आदिवासी की घटना आपको याद होगी, मध्य प्रदेश में उसके ऊपर पेशाब किया गया था। हाथरस की घटना याद होगी, दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या। उन्नाव की घटना, भरा पड़ा है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं। रोहित वेमुला, तो ये सारी की सारी चीजें देश में क्या संदेश दे रही हैं। बिहार में इसका असर होगा। हम इस तरह की बात करना नहीं चाहते, लेकिन चुनाव होने वाले हैं। क्या बिहार का दलित, बिहार का ओबीसी चुपचाप बैठा रहेगा कि उसका ऐसा अपमान हो रहा है। ग्वालियर की घटना आपको मालूम होगी कि वहां एक वकील ने क्या कहा है, खुलेआम अंबेडकर को चैलेंज किया उन्होंने, अंबेडकर को गालियां दी, कहा अंबेडकर का कोई योगदान नहीं है संविधान बनाने में। वहां भी एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। आप लगातार दलित पिछड़े पे हमला करते जा रहे हैं और नाम लेते हैं मुसलमान का। मुसलमान तो एक ढाल है, बहाना है दलित और पिछड़े को जोड़ने के लिए आपके पास, कि उसके नाम से दलित और पिछड़े जुड़ जाए और आपको वोट दे दे। वोट देने की और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस रास्ते पे ये लोग जा रहे हैं, आप एसआईआर का जिक्र करते हैं, एसआईआर हो रहा है, वोट कट रहे हैं, वोट देने और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। इस सारी प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी। उसके बाद दलित पिछड़े को वोट के टाइम भी जो पूछा जाता है तब भी नहीं पूछा जाएगा। असली जो है दुश्मन वो है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि उसने नौकरी ले ली, कहते हैं उसने आरक्षण ले लिया, उसने शिक्षा में स्थान ले लिया। ये आपको नहीं सुहारा, ये आपकी आंखों में लगातार खटक रहा है। हजारों सालों से उस पर अन्याय हुए हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसकी बराबरी की बात हो रही है। बिहार चुनाव इसका जवाब देगा। बिहार में जो प्रमुख मुद्दा है वो ये बनने वाला है कि आरक्षण न्याय वो आगे बढ़ेगा या यही खत्म हो जाएगा। अगर बिहार के लोगों ने
दलित पिछड़ों ने इस मुद्दे पर एकजुटता नहीं दिखाई तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली नहीं है। 4-4, 5-5 बीजेपी के मददगार वहां चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए हैं। मायावती जी ने आज ही कहा पूरी सीटों पे चुनाव लड़ूंगी। प्रशांत किशोर लड़ ही रहे हैं, ओवैसी पहुंच ही गए हैं। आम आदमी पार्टी ने 11 लोगों के नाम घोषित कर दिए हैं और जिसे कहते हैं एक छुपी हुई टीम, अघोषित टीम, वो चुनाव आयोग है ही है। ऐसे में अगर मुकाबला करना है महागठबंधन को तो उसको इस बात को समझना पड़ेगा और जनता को खासतौर से समझना पड़ेगा कि राहुल जो सवाल उठा रहे हैं बार बार लगातार कि जिसकी जितना संख्या है उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए, क्यों उठा रहे हैं वो ओबीसी की गिनती की क्यों सवाल उठा रहे हैं? वो इसीलिए उठा रहे हैं कि उनको हक मिल जाए और अभी भी अगर हक नहीं मिला, वो लोग एक नहीं हुए, साथ में नहीं आए तो बहुत बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। क्योंकि बीजेपी फिर इसको जीत की तरह देखेगी, वो कहेगी मैं कुछ भी कर लूं चाहे, ये लोग वोट देंगे और वोट भी मुझे ज्यादा दिन तक नहीं लेना, एक स्थिति में ऐसी भी ला सकता हूं जब वोट लेने और देने की स्थिति खत्म हो जाए। जी, जनता के पास एक वोट ही सबसे बड़ा हथियार है और ये वोट ही चला गया ना उसके पास से, कुछ नहीं बचेगा, कोई पूछने नहीं आएगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जनता के पास क्या है और उसी की तो लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में दो लड़ाई, एक तरफ आप देख रहे हैं कि न्यायपालिका पर हमला है, ये BR गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके ऊपर हमला नहीं बल्कि देश की न्यायपालिका एक स्तंभ पर हमला है। और इस बात को अगर आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हमारी, अगर वो ये लोग ये दो प्रमुख अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर ये दुखद है। लेकिन जब बढ़ेंगे आगे, आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, क्या कुछ कहेंगे आप? ये सबसे पहले तो DB लाइव को, आपको, पूरी टीम को 10 मिलियन 1 करोड़ सब्सक्राइबर की बहुत बहुत बधाई और सभी दर्शकों को भी बधाई, जो उनकी वजह से ही हुआ है। दूसरा कि इसमें सबसे बड़ा संदेश ये है कि लोग, भारत की जनता, समाज एक नए प्रकार के प्रयोग और अच्छे पत्रकारिता को जिंदा रखना चाहता है और ये बड़ा सकारात्मक है कि जिस तरीके की पत्रकारिता हो रही है, जहाँ पे नफरत फैलाने का काम नहीं हो रहा है, जहाँ लिंच मॉब तैयार नहीं हो रहा है, जहाँ बहुत संयमित विश्लेषण होते हैं, तथ्यपरक खबरें होती हैं, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा, जिसको कहे कि एक उम्मीद की किरण है समाज के लिए, वो DB लाइव और तमाम सारे और चैनल को, उनको भी मैं इंक्लूड करूंगा कि उनको भी अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो उसका एक बड़ी उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि लोग नफरत के खिलाफ जमा हो रहे हैं, नफरत के खिलाफ अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब बात आती है जी BR गवई के हमले की। देखिए, ये सबसे पहले मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी को 9 घंटे क्यों लगे। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल कि भारत की डेमोक्रेसी के अगर 3 पिलर हैं और उसके एक पिलर के मुखिया पर सरेआम हमला हुआ है, भरी अदालत में हमला हुआ है, तो दूसरा जो विंग है भारत के लोकतंत्र का, उसका मुखिया खामोश क्यों रहा। और अभी तक कानून मंत्री का बयान नहीं दिखाई दिया है मुझे तो। अटॉर्नी जनरल का दिखाई दिया, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग किया क्या? नहीं हुआ। तो एक इस तरीके का एक इंडिकेशन है कि हमारी खामोशी में, SG का है जी, SG का है जी, तो अटॉर्नी जनरल का बयान नहीं दिखाई दिया मुझे। तो ये जो एक खामोशी है, ये खामोशी उसका समर्थन कर रही जो हुआ है। आपको 9 घंटे कैसे लगे? अटॉर्नी जनरल के कमरे में तो राजीव जी लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट की चलती होगी, मैं तो ये इतना मान के कर सकता हूँ, और खासकर कोर्ट नंबर 1 की तो लाइव स्ट्रीमिंग चलती होगी जी। उनको तो पता होगा, उनके पास तो पूरा सेक्रेटेरिएट है, वो वकील है, लॉ ऑफिसर्स हैं, उनको इतना विलंब क्यों लगा? और प्रधानमंत्री को 9 घंटे क्यों लगे? क्या गुणा भाग हो रहा था 9 घंटे तक?
बुरा भाग ये हो रहा था कि जो उसने नारा लगाया हमलावर ने, वो नारा उनसे वैचारिक जो है दुराव नहीं था इन लोगों का जी। इस वजह से टाइम लगा और एक बहुत खराब संदेश गया कि एक दलित मुख्य न्यायाधीश के ऊपर इस तरीके का हमला हुआ और प्रधानमंत्री खामोश है, 9 घंटे तक खामोश रहे। ये बहुत आश्चर्य में डालने की बात है। और अब ये हमला केवल गवई पे नहीं हुआ, उनकी बहन का बयान आया और हम सब मानते हैं कि गवई पे चीफ जस्टिस पे अकेले हमला नहीं हुआ है। ये हमला पूरी न्यायपालिका पे हुआ, डराने की कोशिश की गई है और ये खामोशी भी उसी तरफ जा रही है। अभी शकील जी बता रहे थे कि बुलडोजर की बात की, उन्होंने बुलडोजर के अलावा अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही वक्फ बोर्ड का फैसला सुनाया जिसमें सरकार के द्वारा पारित कुछ अंशों को स्टे कर दिया और एक बड़ी राहत जो है वो दे दी समाज के अल्पसंख्यक वर्ग को, जो कानून सम्मत है, जो संविधान के दायरे में। वैसे ही अब उनकी माता जी को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। आरएसएस का एक न्योता आया, उस कैसे आया, क्यों आया पता नहीं, लेकिन आया और उन्होंने जाने से मना कर दिया। तो ये पूरा प्रकरण न्यायपालिका को डराने का है। अब इसी न्यायपालिका के पास आप देखिए कि कल चुनाव आयोग का फैसला, वो मुकदमा भी है, उसकी सुनवाई होनी है। उसमें सरकार एक पक्षकार है, चुनाव आयोग एक पक्षकार है। चुनाव आयोग से सरकार और खासकर सत्ताधारी पार्टी के हित जुड़े हुए हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कल कोई एक ऐसा फैसला करेगा जो बीजेपी के पक्ष में नहीं जाएगा या बीजेपी समझेगी कि उनके पक्ष में नहीं है ये, तो वैसा जजों को डराने की कोशिश की गई। उमर खालिद या तमाम सारे एक्यूज की बेल है, उस जमानत पे कैसे फैसला होगा। तो ये तमाम चीजें, मुझे यकीन है कि गवई साहब ने बड़ी परिपक्वता दिखाई, काम जारी रखा, काम को रोका नहीं और उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन न्यायपालिका को डराने की कोशिश की गई, उनको धमकाने की कोशिश की गई है कि आपके फैसले जैसे होंगे अब हम ये भी करेंगे। और ये व्यक्ति, इसके खिलाफ इसको छोड़ दिया गया थोड़े समय के बाद। अब उसको इनका जो मीडिया है, सरकार समर्थक मीडिया, जो बीजेपी समर्थक मीडिया है, वो इनका महिमा मंडन कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है, इसको तमाम तरीके की बहस चला रहा है। और उसका पूरा रुझान ये है कि ये दलित चीफ जस्टिस थे, इनको ये अधिकार नहीं है। बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आप निकाल लेंगे राजीव जी, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने लिखित आदेश में धर्म की व्याख्या की है, तमाम चीजों पे बोले हैं वो। और जितना चीफ जस्टिस ने बोला ऑब्जर्वेशन में, उसे भी ज्यादा लिखित में बोल चुके हैं जजेस। किसी पे ऐसा कभी हमला नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? और मेरे दिमाग में एक बात आती है राजीव जी, और ये सोचने पर मुझे मजबूर करती है इस सरकार के कॉन्डक्ट को लेकर, कि अगर जस्टिस गवई दलित परिवार से नहीं आ रहे होते तो क्या ये 9 घंटे खामोशी होती मोदी जी की तरफ से? मुझे नहीं लगता। ये एक बहुत ही चिंताजनक संकेत जो है वो समाज का जा रहा है और ये समाज में एक नए तरीके की नफरत, नया ध्रुवीकरण पैदा करेगा। और सबसे बड़ी बात कि संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर अभी तक तो जो हमले हो रहे थे वो कानून के रास्ते से हो रहे थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हो रहे थे, अब फिजिकल हमला हुआ है। ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और चेतावनी है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं अपने आप को मजबूत करें, लैस करें इस तरीके के हमलों से का जवाब देने के लिए और बचने के लिए। और भारत के समाज की और मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि
कि वो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े रहें, क्योंकि ये जो हो रहा है वो बहुत चिंताजनक है। और खासकर मैं बार बार कहूंगा कि प्रधानमंत्री की 9 घंटे की खामोशी और जो ट्वीट आपने, तो राजीव जी उनका अंग्रेजी का के ट्वीट का हिंदी अनुवाद दिखाया जी। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया की तमाम भाषाओं में ट्वीट करते हैं, मैंडरिन से लेकर रशियन तक, जर्मन तक, जहां भी जाते हैं। तो क्या ये प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट हिंदी में नहीं आना चाहिए था? जो हिंदी की वकालत करने वाले लोग हैं, वो ट्वीट अंग्रेजी में क्यों गया? क्योंकि उसके स्क्रीनशॉट इनके समर्थक वर्ग के पास न जाएं। तो ये इस तरीके का जो काम हुआ है, जो ये डिले हुआ, उसमें चालाकी और गुणा भाग, ये बहुत चिंता का विषय है। बाकी इस तरीके के लोग तो देखिए समाज में होते हैं जो कि नफरत के बहकावे में आ जाते हैं और वो करते हैं काम। अब इस व्यक्ति का बैकग्राउंड भी चेक होना चाहिए कि क्या इसने किसी नफरत की वजह से ऐसा किया या इससे करवाया गया। वो तब होगा जब इसको हिरासत में लेंगे, इसकी पूछताछ होगी, इस पर कोई जांच बैठेगी, इसके फोन कॉल्स देखे जाएंगे, इसके कंप्यूटर रिकॉर्ड देखे जाएंगे, तब मालूम पड़ेगा कि ये व्यक्ति राकेश किशोर नाम का वकील, जिसकी 71-72 साल उम्र है, क्या इसको किसी ने इस्तेमाल किया? क्या ये इसने किसी के इशारे पे ये किया? ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए ना इसकी। इसको छोड़ दिया आपने और वो इंटरव्यू दे रहा बैठकर। तो इसकी जांच, अब जिम्मेदारी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस गवई क्योंकि इसमें व्यक्तिगत तौर पे इन्वॉल्व है, तो जस्टिस गवई शायद खुद ना करें एक नैतिक आधार पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच को इस व्यक्ति के खिलाफ एक जांच बैठा देनी चाहिए और सीबीआई को निर्देश देना चाहिए कि आप जांच करो और जांच को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करो और रिपोर्ट करो सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को रिपोर्ट नहीं करो। तब ये मालूम पड़ेगा कि ये व्यक्ति क्या किसी नफरत का शिकार था, कोई इसके साथ मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम थी, या फिर ये किसी के इशारे पर इसने ये काम किया और उसका कोई बड़ा मकसद था भारत की न्यायपालिका को डराने का। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जल्दी से प्रफुल्ल जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर अनिल जी आपके पास भी आता हूं। प्रफुल्ल जी, कैसे देखा जाए इस घटनाक्रम को? और एसआईआर पे भी चलेंगे हम, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल चूंकि आज उस वकील की बाइट आई है और वो क्रिया की प्रतिक्रिया कह रहा है, इससे दुखद और क्या हो सकता है? ये तो बिल्कुल साफ है। इस खतरे से जो लोग लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं अपने अपने स्तर पर, उसमें एक डीवी लाइव भी है। आज उसको 8 मिलियन 10 मिलियन सपोर्ट मिला है, 1 करोड़ का चैनल हो गया है, तो आपको मुबारकबाद। और खतरे से लड़ने का साहस आप में बना रहे, आपकी पूरी टीम में बना रहे, इसकी शुभकामनाएं। देखिए, हरिओम वाल्मीकि पर जो घटना घटी, 6 अक्टूबर को ही घटना घटी है और मुख्य न्यायाधीश पर भी घटी, उनकी तो जान चली गई। इसलिए भी मैं हरिओम वाल्मीकि पर हुए अत्याचार को अधिक महत्व इसलिए दे रहा हूं, अधिक ध्यान उस पर इसलिए दे रहा हूं कि वो एक साधारण आदमी था। उसे यह कहने का मौका भी हासिल नहीं हुआ कि इन्हें माफ कर दीजिए, इन पर कोई कार्रवाई न कीजिए। इस लड़ाई को हल्के हाथ से सुप्रीम कोर्ट के या कोई भी लोग जिन पर अत्याचार होता है, इस लड़ाई को हल्के हाथ से नहीं लड़ सकते हैं। ये जो गांधीवादी सिद्धांत है कि अगर उन्होंने इस तरह का काम किया है तो उनका हृदय परिवर्तन होगा, उनको उनकी समझ में बात आ जाएगी और इसके लिए उन्हें अफसोस होगा, ऐसी राजनीतिक शैली और सिद्धांत और जीवन सिद्धांत देने वाले महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए सीजीआई पर जो हमला हुआ, वो देश के संविधान पर है, सभी लोगों पर अपमान है, एक प्रतिष्ठान पर हमला हुआ है और इसका राजनीतिक असर और दुस्साहस सभी जगह पर फैलेगा।
वो न फैल पाए, इसके लिए उनको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी उनकी माता जी का भी कोई स्टेटमेंट शायद आया है, जिन्होंने कहा है इससे देश में अराजकता फैलेगी, इस तरह की बात वो कह रही हैं और बिल्कुल स्वाभाविक कह रही हैं कि इस तरह की घटना को नहीं, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। जी। देखिए, तब भी ये हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट को कोठा कहा गया, तो कोठा कहने वालों पर क्या कार्रवाई हुई। इसके पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट के जो न्याय के मामले में जो कहा गया कि ये गृहयुद्ध छिड़वा देंगे, कोर्ट के मामले में कहा गया, उन पर क्या कार्रवाई हुई। अभी हमारे जो एक भूतपूर्व हो चुके उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी ने जब कहा था कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा के नाम पर अपने पास 24/7 एक न्यूक्लियर बम रखता है न्यायिक समीक्षा का, वो न्यायपालिका की शक्ति की बात कर रहे थे। उनकी तो शक्ति दिख गई, धनखड़ साहब की वहां उपराष्ट्रपति थे, अब वो भूतपूर्व हो चुके हैं। लेकिन न्यायालय ने उस पर भी जिस ढंग से विचार किया चाहिए था, नहीं किया गया। और इसके पीछे एक लंबा इतिहास भी है। अभी जब एक भाजपा के प्रवक्ता जो क्या नाम उनका, आरती अरुण साठे, उनको जब जज बना दिया गया, तो न्यायपालिका में किसने विरोध किया। न्यायपालिका के लोगों को ही इसका, ठीक है कि ऐसा अधिकार हो भी, तो अधिकार का गलत इस्तेमाल तो हो ही सकता है ना, कि आप सत्ता में हैं और अपने प्रवक्ता को आप जस्टिस बना दें और न्यायपालिका पर कोई असर न पड़े, और अच्छे खासे पद पर आपने उनको दिया है। हमारे पश्चिम बंगाल में एक जज महोदय कुर्सी से उतर करके सीधे सांसद हो जाते हैं इस्तीफा करके। तो पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं बार बार इस बात को कि राजनीतिक गुणवत्ता के आधार पर ही न्यायिक गुणवत्ता भी निर्भर करती है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हैं, तो हमारी राजनीतिक गुणवत्ता पर ध्यान जाएगा। किस साक्ष्य की जरूरत होगी। इन्होंने क्या कहा था कि नहीं, ये गोडसे हमारा आदमी है, गोडसे ने भी तो देश की रक्षा के लिए किया था, इनको कोई अफसोस नहीं है। ये जब संविधान, ये जब बोलते हैं कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे और चीफ जस्टिस का अपमान कर बैठते हैं, तो इन्हें और कोई अपमान करता हुआ दिखता नहीं है। इस सनातन का अपमान, सनातन के मान सम्मान के लिए ये वकालत पढ़े हैं, ये वकील हैं या लोगों के न्याय के हक के लिए वकील है। जो भी हो, मामला बहुत ही गंभीर है, इसकी जितनी निंदा की जाए, और ये बिल्कुल प्रतीकात्मक रूप से समझना चाहिए कि हरिओम वाल्मीकि जी से लेकर के जो भूषण राम कृष्ण गवई हैं, BR गवई, उन तक का इतना बड़ा रेंज है। आप किसी भी स्तर के लोग हों, आप हमलावरों की निगाह से बाहर नहीं हैं, आपकी कोई भी प्रतिष्ठा हो, और इस बात को ध्यान देना चाहिए। हमारा हौसला निश्चित रूप से राहुल गांधी जैसे नेता के होने से बढ़ता है, और जो हरिओम वाल्मीकि थे, उन्होंने राहुल गांधी की भी उस संदर्भ में चर्चा होती है, और ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ। राहुल गांधी जी आकर के उनसे बातचीत किए, उनको हौसला देने की कोशिश किए, और ये हौसला सिर्फ हरिओम वाल्मीकि को नहीं, हर उन सताए जाने वाले लोगों को, और जो सताए जाने के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, उनको भी इससे एक बल मिलता है। इसलिए ये मामला काफी गंभीर है, और इस मामले को समझना चाहिए। बिहार चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा मैं नहीं जानता, क्योंकि इतनी संवेदना नहीं बची है। अरे चुनाव तो बाद में होंगे ना, अभी तो चुने हुए प्रतिनिधि है ना। कितने लोग हैं जो दलित कोटे से चुन करके MP MLA बने हुए हैं, किसी की आवाज आ रही है सामने, कोई संगठित आवाज आ रही है जो इसका विरोध कर सके, किस तरह का नहीं होना चाहिए। ये तो चुने जा चुके हैं, लेकिन वो लोग कोई आवाज नहीं दे रहे। इनका अन्य मामलों के लिए इनका सिंडिकेट बन जाता है, लेकिन अपने ही पर आप जिस आधार पर आप खड़े हैं उसका अपमान होता है, तो आपके लिए मुंह से चू नहीं निकलता है, चाहे आप किसी भी दल में हो। कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो सामाजिक समुदाय जिनका इस बल का लाभ जिनको मिला है और उस सशक्तिकरण जिनका हुआ है, उनको तो आवाज देनी चाहिए ना। और कौन सी ऐसी चीज थी जो जिसके लिए कह रहे हैं। तो सर, खतरे में देश है। मैं तो इतना कहूंगा अपनी इसको कि चांदनी की रात बहुत मादक होती है, लेकिन चांदनी की मादकता के हवाले से रात की वकालत नहीं की जा सकती है। ये किस सनातन की बात कर रहे हैं। जिस सनातन की बात कर रहे हैं, उस सनातन में अगर गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, तो उस सनातन का आदर यह देश नहीं करेगा। और इसके पीछे लंबी कहानी है, उस पर फिर कभी। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अनिल सिन्हा जी,
आपके पास आना चाहता हूं, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि पूरा का पूरा मामला देश में, देखिए जूता उछालना ये अपने आप में ये आपराधिक की जगह नहीं होनी चाहिए, और जो देश नहीं है वहां भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यहां साफ दिखाई देता है कि आप हिंसा करने की कोशिश कर रहे हैं और उकसाने वाले लोग आपके पीछे बैठे हुए हैं आपकी मदद करने के लिए। कैसे देखा जाए? पहले तो आपको बधाई दे दें, ये जो आपका इतना आ गया है सब्सक्रिप्शन। देखिए क्या है कि अब तो ये आप लोगों ने कम से कम इतना किया, ऐसे अंधेरे दौर में आपने इसको जिंदा रखा है पत्रकारिता को, और अब ये जो है मेन स्ट्रीम पत्रकारिता है, इसको मान लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग साइड स्ट्रीम है। जब वो मेन स्ट्रीम की बात नहीं उठाते तो फिर उसको साइड स्ट्रीम ही मानना चाहिए। तो ये अब बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये आगे बढ़ेगा। हमको लग रहा है कि यही अब रहेगा, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया। दूसरा मुझको ये भी लगता है क्या कि इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ी है और ज़्यादा, क्योंकि यूट्यूब में मैं पूरा संतुष्ट नहीं हूँ उनके परफॉर्मेंस से। जो भी आ जाए उनकी संख्या बढ़ जाए दर्शकों की, लेकिन बहुत गैर जिम्मेदाराना ढंग से भी वो हैं मोदी जी के खिलाफ और बीजेपी के सरकार के खिलाफ, लेकिन जिम्मेदारी में थोड़ा मुझको लगता है अभाव है। डीबी लाइव में कम से कम ये बात दिखती है कि जिम्मेदारी निभाने में मतलब आप लगे रहते हैं, तो ये अंतर है, इसलिए जिम्मेदारी आपकी बड़ी है। ये जो अभी मामला सीजेआई वाला है, इसमें आप समझ लीजिए ऐसा है कि ये अटैक, सोनिया गांधी से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि ये अटैक संविधान पर है और लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए, ये उन्होंने बात कही है। ये आपको दिखाई देता है कि सरकार और जो बीजेपी, जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट, वो उनके साथ नहीं खड़ी है। ये आपको मतलब वो उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी ने, लेकिन ये उससे साफ दिखाई दे रहा है जिस तरह से उन्होंने लेट किया, और जितना वो उनका जो है उसमें भी कहीं उन्होंने ये नहीं कहा है, प्रधानमंत्री हैं वो, उनको उन्होंने ये नहीं कहा है कि ऐसे लोगों से सरकार जो है सख्ती से पेश आएगी, ये आश्वासन नहीं है उसमें। उसमें उन्होंने इनकी तारीफ की है कि आप बहुत, आपके धैर्य और उनका ये सब की तारीफ की है। उन्होंने ये नहीं कहा क्या कि उसको दंडित किया जाएगा। ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की कोई आश्वासन नहीं है और रिएक्ट भी नहीं कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने एक दे दिया स्टेटमेंट, लेकिन रिएक्ट भी नहीं कर रहा है। कानून मंत्री या गृह मंत्री ये नहीं कह रहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये सीरीज में है, ये सीरीज में है। निशिकांत दुबे का स्टेटमेंट देख लीजिए, उसमें भी काफी धैर्य दिखाया सुप्रीम कोर्ट ने, और मैं कम से कम मुझको नहीं लगता कि इस धैर्य की कोई तारीफ होनी चाहिए। हम लोगों को उनको मतलब ये आग्रह करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से कि इस तरह का धैर्य नहीं रखना है जी। ऐसे लोगों से के खिलाफ किसी धैर्य की जरूरत नहीं है। उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हमारे कंधे चौड़े हैं, हम लोग जो है कोई फूल नहीं है, ये सब टाइप का उन्होंने बात कही। लेकिन ये हमको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्स भी जो है वो बहुत ही समझिए कि नरम रिस्पॉन्स है। ऐसा नरम रिस्पॉन्स होना नहीं चाहिए। ये व्यक्ति के खिलाफ जूता उछालने का मामला नहीं है। जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसके जो मुखिया है उसको आप चुनौती दे रहे हैं और वो शख्स घूम रहा है, और इस पर भी कोई कहीं रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट, रूलिंग पार्टी की तरफ से कोई आपत्ति कहीं नहीं दिखाई दे रही है कि वो बकायदा इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है कि आप जो है दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। वही नैरेटिव है आरएसएस और बीजेपी के नैरेटिव, जिसकी वकालत कर रहा है और सोशल मीडिया पर चल रहा है। और सोशल मीडिया को देखिए कि ऐसे आपका ट्विटर पे उतार देगा कंटेंट को या उसकी रीच को कम कर देगा। बाकी सारे सोशल मीडिया में आप दिखाई देता है, लेकिन वो बाकायदा वो चल रहा है। और ये भी आप ध्यान रखिए, जो मॉरिशस की बात कही, मॉरिशस का स्टेटमेंट के बाद बाकायदा ये वायलेंस इंसाइट करने की कोशिश चल रही थी। आप वीडियोस देख सकते हैं जिसमें ये कहा जा रहा था कि उनको उनके सिर को दीवार से टकरा देना चाहिए। ये सब वीडियोज मैंने देखे अभी, और वो उस तरफ के लोग बोल रहे थे। बाकायदा मोहम्मद जुबैर ने उसकी
वीडियो ये की है, शेयर की है, तो ये प्लान्ड वे में जुडिशियरी को धमकाने और उसको अपमानित करने और उसको मतलब उसको कहिए कि दुरुस्त करने का जो इनका तरीका है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और इसी का नतीजा ये था। और इसमें आप देख रहे हैं कि जिस तरह का रिस्पांस आना चाहिए, सही कहा लोगों ने कि ये जो रिस्पांस आना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट मतलब बाकी कोर्ट के जजेज का, बाकी लोगों का, अब हमको तो लग रहा है कि उनको आना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। तो अब उनको जरूरत है कि वो मुखातिब हो लोगों के बीच में, क्योंकि उनका मामला नहीं है ये मामला, वो तो कल रिटायर हो जाएंगे गवई, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत मामला नहीं था। उसको आना चाहिए था कि ये क्या चल रहा है देश में और इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इसके बारे में एक दृष्टि देनी चाहिए थी। मैंने ये कहा कि उनको जेल में बंद कर दो, कोई अगर अभी किसी ने अभिव्यक्ति कोई चीज अपने विचार रखे, लेकिन विचार नहीं है, ये तो एक कार्रवाई है हिंसात्मक ढंग से जो कि है, तो आप उसके खिलाफ एक तो लीगल कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। दूसरा है क्या कि लोगों के सामने ये वक्त आ गया है जबकि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट एड्रेस करना चाहिए पब्लिक को कि भाई ये ऐसे कैसे चलेगा और क्या ये लोकतंत्र इस तरह से चलना चाहिए। ये एक नेशनल डिबेट का इशू है जिसको कि इनिशिएट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, जजेज को, ये क्या कहते हैं वकीलों को। ये बहुत बड़ा इशू है कि आप बाकायदा जूता लहरा रहे हो वहाँ का ये में क्या कहते हैं कोर्ट में, तो आप इसका क्या है। और वो आदमी उसके बाद इंटरव्यू दे रहा है, उसको इवन सेंसर तक नहीं किया गया है कि आप ये ऐसा नहीं कर सकते। और वो और देख लीजिए कि दिल्ली पुलिस या गृह मंत्रालय, वो आदमी स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट आप सोच लीजिए कि अगर ऐसा स्टेटमेंट अगर कांग्रेस की तरफ से अगर दिया जाता या विपक्षी दल की तरफ से दिया जाता तो उसके साथ किस तरह से चुनाव आयोग के मुखिया जो है आ गए मैदान में कि ये, और आप रोज स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट के बाद तुरंत स्टेटमेंट आ रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ, और पूरा एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, इस बार उनकी रक्षा नहीं कर रही है। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में भी मैं कहूंगा, ये निश्चित जानिए कि कोलैप्स हो गई है दलित लीडरशिप। ये इसका एक नमूना है जो कि एक दलित मुख्य न्यायाधीश के पक्ष में खड़े होने में अपने को सक्षम नहीं पा रहा है। इसके जरूर असर होंगे ये में, और निश्चित तौर पर कांग्रेस या जो विपक्ष है उसको उस तरफ जो है दलितों का आकर्षण बढ़ेगा और ये बिहार के चुनाव में भी दिखाई देगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। जी जी बिल्कुल, बिहार के चुनाव में क्या कुछ दिखाई देगा आने वाले समय में, ये सब कुछ उस पर भी डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एसआईआर का मामला चल रहा है ये मामला कितना आगे तक बढ़ता है। एसआईआर पर आज बहुत शानदार दलीलें पेश करने की शुरुआत हुई, लेकिन वहीं पर मामला जो है थोड़ा रुक भी गया, अटक भी गया। अब इसकी सुनवाई पहले तय थी 7 और 8 तारीख को लगातार साइमल्टेनियसली कहा गया था, लेकिन अब लगातार नहीं होगी सुनवाई, बल्कि अब परसों होगी। और बात क्यों आई ऐसी, इसलिए आई क्योंकि जो 3,66,000 नाम काटे गए हैं, शकील जी आपके पास आना चाहता हूं, जो 3,66,000 नाम जो फाइनली अभी काटे गए, हालांकि टोटल नाम अगर 7,89,000, माफी चाहूंगा 7,89,00,000 जो मतदाता थे, 7.89 करोड़ जो मतदाता थे, उनमें से पहली लिस्ट जब आई ड्राफ्टेड लिस्ट तो 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। आपको याद होगा हम लोगों ने इस पर चर्चा की। उसके बाद अब उसी और जो ड्राफ्टेड लिस्ट थी उसमें 7,24,00,000 के नाम आए। कहा यह गया सुप्रीम कोर्ट में कि 7,24,00,000 तो आ गए हैं, वो आ गए हैं, इसमें से अब कुछ नहीं कटने वाले, लेकिन उनमें से 3,66,000 नाम और काटे गए फाइनल लिस्ट में। उन्हीं 7,24,00,000 में से जो ड्राफ्टेड लिस्ट थी उसमें से 3,66,000 नाम और काटे गए। तो इस प्रकार 7,89,00,000 मतदाताओं में से लगभग 69 लाख मतदाताओं के नाम काट के किनारे रख दिए गए। अब लगभग 22 लाख नए मतदाता जोड़ दिए गए। नए मतदाता क्या पुराने मतदाताओं से जुड़े हैं, यह सवाल पूछा गया है आज याचिकाकर्ताओं की तरफ से। और जो आपने नाम काटे, खासकर ये 3,66,000 3.66 लाख आपने जो काटे हैं, क्या उनको सूचना दी गई
क्योंकि रूल यह कहता है कि उनको सूचना, जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 धारा 26 यह कहता है कि आपको उनको सूचना देना होगा। अब यहां इन लोगों ने कहा है कि हलफनामा हम पेश कर सकते हैं, और प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी, इन तमाम लोगों ने, तमाम वकीलों ने यह कहा कि आप चाहें तो हम यहां लाके कोर्ट में खड़े कर दें। आप कह रहे हैं हलफनामा के लिए, तो एक साथ कितने लोग हलफनामा देंगे, और क्या इतने लोग, क्या माननीय जजेस जो हैं इतने हलफनामा की सुनवाई कर पाएंगे? ये सारी बातें आई हैं, और इसलिए मामला अब परसों पे टल गया है। चुनाव आयोग जो कर रहा है वो आप लोग देख रहे हैं। शकील जी, क्या लगता है आपको, ये मामला ऐसे टलता जाएगा, चुनाव बीत जाएगा, सुनवाई ऐसे? ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है कि फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट टालने के मूड में है, और चुनाव आयोग को यह सूट कर रहा है, बीजेपी को यह सूट कर रहा है। मुख्य सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में जाके बार बार बोला कि यहां पे घुसपैठिए आ गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि हम एसआईआर इसीलिए करवा रहे हैं। अब वहां पे जब सुप्रीम कोर्ट में पूछा जा रहा है कि भाई उन्हें घुसपैठियों के नाम तो बता दो, उनकी संख्या तो बता दो, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा गया कि भाई कितने घुसपैठिए थे, कोई जवाब नहीं। मतलब एक नैरेटिव आप क्रिएट करो, एक माहौल आप क्रिएट करो, और उसके बाद आप भाग जाओ और ये सोचो कि जनता इस पर यकीन कर लेगी। कितनी मजेदार बात है कि सब कुछ जनता पे डाल दिया, कि जनता को हमने सूचित कर दिया। चुनाव आयोग का काम होता था कि घर घर जाकर लोगों से पूछकर 18 साल से प्लस वालों को वोट बनाना। आज उल्टा काम हो रहा है, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, किसी को कोई सूचना नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो लोग क्यों नहीं आए कोर्ट में? अरे जनता सुप्रीम कोर्ट में आ सकती है, किस दुनिया में आप रह रहे हैं? दिल्ली के लोग तो सुप्रीम कोर्ट में आ नहीं सकते, चीफ जस्टिस तो अपनी कुर्सी में बैठ नहीं सकते, उनके ऊपर जूता चल जाता है। आप देखिए कि स्थिति इतनी ज्यादा खराब है और सिर्फ बातों से बहलाया जा रहा है। फिलहाल हमें लगता नहीं है कि एसआईआर पर बिहार के चुनाव तक कोई फैसला होगा। बंगाल के या बाकी चुनावों में कुछ हो जाए अलग बात है, और वो भी इस पर डिपेंड करेगा कि राजनीतिक रूप से विपक्ष कितना ताकतवर हुआ है। अगर विपक्ष ताकतवर होता है तो निश्चित ही रूप से होगा, और विपक्ष अगर कमजोर रहा बिहार के चुनाव में तो बड़ा मुश्किल है। देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं आई, ना दूसरे जजेस की, हाई कोर्टों की नहीं आई। यही सुप्रीम कोर्ट के जज 2018 में, हमें अच्छी तरह याद है, 2018 था, सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर निकले और पत्रकारों को बुलाया और पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमें एक एक शब्द याद है, क्या बोला था उन्होंने? लोकतंत्र पर खतरा है, और हम इसलिए आए हैं कि कल को आप लोग ये नहीं कहो कि लोकतंत्र पे खतरा था तो सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा रहा। 2018 में लोकतंत्र पे खतरा था, 2025 में ये और बढ़ गया है। लेकिन एसआईआर का हम सारे लोग हाल देख रहे हैं। लेकिन हमें लगता है राजीव जी कि एसआईआर हो, बीजेपी भी बहुत सारे काम करेगी। पैसा तो जिस तरह वहां बह रहा है, सारे लोगों के पास खबर आ रही होगी। इससे पहले बिहार के लोगों ने कभी नहीं देखा था। कहते हैं मैन टू मैन पैसा दिया जा रहा है, एक एक बूथ के ऊपर एक आदमी को नियुक्त किया गया है। और अब यहां बताना अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं लगेगा कि लगा, उसे पहली किश्त के रूप में कितना पैसा दिया गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और उससे कहा गया है कि तुम जाओ और तुम्हारे पास जो लिस्ट है तुम्हें दी गई है वहां जाके सबसे बात करो। और वो लोग जा रहे हैं। ये बिहार में जो हमारे पत्रकार साथी हैं उन्हें सब मालूम है, बिहार के लोगों को मालूम है, और विपक्ष के लोगों को भी मालूम है। सबसे पहले बीजेपी ने 2015 के चुनाव में, हम वहीं थे, और बिहार के लोगों ने आश्चर्य से बताया था और देखा था कि इतना पैसा कभी नहीं हुआ था खर्च। और उसके बाद बीजेपी लगातार पैसा वहां बढ़ाती चली गई, और 2025 के चुनाव में कोई हिसाब ही नहीं है। नेक्स्ट, जो भी कहा कि दलित लीडरशिप पूरी तरह फेल हुई है, हम इससे पूरी तरह सहमत हैं। एक नेता मायावती जी, उन्होंने भी मोदी जी के आसपास या उनके बाद रिएक्ट किया, उन्होंने भी दिन भर नहीं किया। और उन्होंने लिखा क्या? उन्होंने तो निंदनीय भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अभद्रता करी है,
इतना सॉफ्ट शब्द चुन के लाई हैं। जस्टिस गवई के साथ जो अभद्रता की गई है, अभद्रता, इससे सॉफ्ट शब्द नहीं होता। जी, आप हत्या कर दो किसी की और आपको अभद्रता की गई है। और दूसरे जो दलित नेता है इस टाइम सीन में सबसे बड़े, चिराग पासवान, वो तो खुलेआम बीजेपी के साथ ही है। तो ये देखिए, दलितों को देखना पड़ेगा, उस जनता को अब खुद देखना पड़ेगा। लोकतंत्र के हमारे यहाँ 70 से ऊपर साल हो गए, जनता काफी हद तक जागरूक भी हुई है, काफी हद तक उसको नशा भी पिलाया गया है, उसको हिंदू मुसलमान में उलझाया भी गया है, वो वापस सोई भी है। लेकिन बावजूद इसके अंतिम जिम्मेदारी उसकी है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, कि 5 किलो अनाज पे वो रह लेंगे, उनके बच्चे नहीं रह पाएंगे। तो ये देखना पड़ेगा। अभी मध्य प्रदेश से एक हलफनामा पेश हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बताया गया कि 50% से ऊपर ओबीसी की जनसंख्या है। बिहार में भी इतनी है, हर जगह इतनी है। अगर 50% से ऊपर ओबीसी की संख्या है, 10-12% दलित और आदिवासी बिहार में हो जाते हैं, बिहार में दलित और आदिवासी थोड़े से कम है मध्य प्रदेश की तुलना में, तो ये सारे लोग क्या अपना हित और अनहित नहीं देख रहे हैं इस चुनाव में? पता नहीं। देखेंगे तो नहीं फायदा होगा, नहीं देखेंगे तो अंतिम नुकसान जो है उन्हीं को होगा। ये जो मामला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं है अपनी कुर्सी के ऊपर, तो कौन होगा? ये काम किसका था? ये काम पुलिस का था, कि अगर किसी ने अपराध किया है तो पुलिस खुद अपनी तरफ से एफआईआर लॉन्च करती है, और गंभीर मामलों में जो एफआईआर लॉन्च होती है उसमें कोई राजीनामा नहीं होता। कोई अगर फरियादी भी कहे कि मैं सुनवाई नहीं चाहता, तो भी पुलिस कुछ नहीं कर सकती, कोर्ट में उसको पुटअप करना ही पड़ेगा। ये कानून है, कानून के जानकार सब जानते हैं इसको, बड़े बड़े वकील सब जानते हैं इसको। लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की, रजिस्ट्रार ने नहीं की। और दूसरे जो जज हैं, अभी बता रहे थे चंद्रचूड़ एक इंटरव्यू में, कितने 37 से 38 जज है, पूरा व्याख्या कर रहे थे कि 2 जज एक ऐसा होता है वैसा होता है, सुबह सफेद शर्ट पहनते हैं। तो वो जज कहां है? किसी को चिंता नहीं है। 18 में तो निकल के आ गए थे सारे के सारे बाहर, 4 आए थे, हमें यहां तक याद है 4 जज आए थे बाहर, सीनियर मोस्ट। आज क्यों नहीं निकल के आ रहे कि हमें भी खतरा है? और जिस तरह महिमा मंडन किया जा रहा है उस वकील का, और जिस सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे, जो वहां ट्रोल है, जिन्होंने मामले को भड़काया, पुलिस ने एक को थोड़ी देर के लिए पूछताछ के लिए बुलाया, वो छोड़ दिया ट्रोल को, और वो लिख के आ रहा है उसके बाद, इस सरकार को शर्म आना चाहिए। वो लिख रहा है सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा। ये सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं है, ये विपक्ष को चैलेंज नहीं है, ये मोदी जी को चैलेंज है कि एक ट्रोल कह रहा है कि सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा, मतलब हम जो चाहे वो करेंगे, कोई क्या कर लेगा हमारा। ये लोकतंत्र है। इस देश को आगे बढ़ने की बात हम सब करते हैं, हम सब चाहते हैं, और मोदी जी तो सबसे ज्यादा करते हैं। 2014 से पहले यहां पैदा होना शर्म की बात थी, लोग पैदा होना नहीं चाहते थे। आज क्या हो रहा है विदेशों में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी कुर्सी के ऊपर सुरक्षित नहीं है। कौन सुरक्षित होगा? हमारी राष्ट्रपति। क्या बयान दिया था उन्होंने बंगाल के ऊपर? मुझे भी डर लग रहा है। बंगाल की एक घटना के ऊपर ऐसी घटनाएं, अब ये तुलनात्मक बात हो जाती है, सबसे गंदी बात होती है, जिसके लिए बीजेपी मजबूर कर रही है, कभी करना नहीं चाहिए, होती है, बहुत हुई है। बंगाल की घटना भी बहुत शर्मनाक थी। उन्होंने लिखा मुझे डर लग रहा है, और आज जब चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया तब आपको नहीं लगा? आपको डर नहीं लगा? उपराष्ट्रपति जी आपको डर नहीं लगा? बाकी लोगों आपको डर नहीं लगा? मोदी जी कह रहे हैं कि उनके शांत और संयम रहने की मैं तारीफ करता हूं। देखिए कैसे बातें हैं ये, सारे लोगों का स्तर नीचे गिराता जा रहे हैं, हम लोगों का भी गिर रहा है, गिरेगा। क्या कर सकते हैं हम? किसको संबोधित करेंगे? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं शांत और संयमित रहने की बात। पंजाब में इन्होंने क्या कहा था? कह देना अपने मुख्यमंत्री से मैं जिंदा जा रहा हूं। बिहार में उनकी मां को गाली दी गई, सबने निंदा करी, किसी एक ने समर्थन किया? सबने निंदा, कड़े शब्दों में निंदा।
भाई प्रधानमंत्री को एक अननोन अनजान आदमी ने वहां शांत और संयम का परिचय नहीं देना चाहिए था। वो तो हर सभा में बोलते हैं मुझे 100 गालियां दे दी गई है, 110 गालियां दे दी गई है, मुझे ये गाली दी गई है। अरे आप खुद शांत और संयम रहने का परिचय आप नहीं दे रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री नहीं दे रहा है, चीफ जस्टिस से आप कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने दिया, क्यों दिया, और बाकी जुडिशरी ने क्यों दिया, ये बहुत सारे सवाल हैं। मामले की जांच होना चाहिए, इसकी पूरी तरह जांच होना चाहिए, और अगर उस व्यक्ति को छोड़ तो कम से कम उससे एक लिखवा के तो लेना चाहिए था कि मैं ये सब बाहर जाके नहीं करूंगा। वो जिस तरह खड़े होके बैठ के बाइट दे रहा है, बोल रहा है, वो तो और शर्मनाक बात है। लेकिन विरोध भी हो रहा है। हमने देखा मयूर विहार में है वो सोसाइटी जहां पे वो वकील रहता है, उसके घर के बाहर लोग इकट्ठा हुए, लोगों ने नारे लगाए, लोगों ने विरोध किया, और पता नहीं यहां बात आई होगी कि नहीं, हम बता दें कि सोसाइटी के लोगों ने एक लेटर दिया, बताया कि यह आदमी हमारे साथ भी पहले ही ऐसा कर चुका है। हमने पुलिस को, सारे सोसाइटी के लोगों ने साइन करके पुलिस को दिया था। यह उसकी सोसाइटी के लोगों ने दिया है। मतलब आदमी शुरू से ही उपद्रव फैलाने वाला है। जो कह रहा है अहिंसा और इन सब की बात कर रहा है, वो तो सब करने लगते हैं अहिंसा और इसकी बात तो। लेकिन सरदार पटेल ने कहा था, भारत के गृह मंत्री ने, और लिखित में गुरु गोलवलकर को चिट्ठी लिखते हुए, चिट्ठी के जवाब में, आप लोगों की विश्व भरी स्पीचेस की वजह से ये गांधी की हत्या हुई है, और उसमें शर्मनाक ये कि आप लोगों ने मिठाइयां बांटी। वही तो सीन है। खुशी मनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे और गोदी मीडिया पे, मेन मीडिया जिसे कहते हैं, या जो मेन मीडिया रहा नहीं या है जो भी है, वो सवाल नहीं कर रहे। कभी किसी अपराधी का इंटरव्यू, हमें याद है इतने लंबे कैरियर में, मैं करते थे ना करने देते थे। अपराधी के वर्षन का मतलब जो होता है अपराध की महिमा मंडन करना, अपराध को बचाव करने का मौका देना। कहा जाता था कोर्ट में जाके बचाव करेगा वो अपना, हम अपने मंच से, अपने अखबार के जरिए इसे बचाव करने का मौका नहीं दे सकते। कभी नहीं दिया जाता था जी, किसी अपराधी को नहीं दिया जाता था, किसी आरोपी को नहीं दिया जाता था। या तो आप उसको बचाव करने का मौका दे रहे हैं, जबकि दूसरा पक्ष तो बोल ही नहीं सकता, कोई नहीं बोल रहा है। बहुत गंभीर स्थिति है राजीव जी, और ये सबको सोचना चाहिए जी। और दलित लीडरशिप की बात हुई है, दलित लीडरशिप को खास तौर से सोचना चाहिए। मायावती जी जो है देश की इस समय सबसे बड़ी नेता है, लेकिन आज उनका एक स्टेटमेंट आया है, उसमें वो कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पे हमला कर रही है। भाजपा का नाम नहीं लिया, कांग्रेस समाजवादी पार्टी ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है जी। अरे भाई, सत्ता में तो बीजेपी बैठी हुई है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो सत्ता में नहीं है। अभी ये सब बिहार जा रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता को समझना चाहिए कि जो 4-5 नाम हमने लिए, ये 4-5 नाम बीजेपी को वोट दिलाने के लिए जा रहे हैं। चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे मायावती हो, चाहे केजरीवाल हो। चुनाव आयोग तो है ही इनके साथ, और भी एक दो छोटी मोटी पार्टी होंगी तो होंगी। जनता को यह देखना है कि अगर वो नाराज है सत्ता पक्ष से, सरकार से, नीतीश की सरकार से, बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार से, तो अपना वोट इन लोगों को न दे। वो लोग कह रहे हैं कि अगर आप नाराज हो तो हमें वोट दे दो, वोट जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मायावती की राजनीति किस दिशा में जा चुकी है, मायावती कितने आज की राजनीति में कितना प्रासंगिक हैं, या वो अब कहाँ हैं, ये उनकी पार्टी के लोग भी अब अच्छी तरह से समझने लगे हैं, तो उन पर क्या ही टिप्पणी की जाए। लेकिन देश में अब आगे चलकर SIR लागू होगा या नहीं होगा, और बिहार में जो SIR लागू हुआ उसके बाद जो लिस्ट आई है मतदाता सूची, उस पर आज जो चर्चा हुई है, आज जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, उस सुनवाई से बहुत कुछ निकल के आने वाला है ये दिखाई देता है। लेकिन एक डरावनी बात भी समझ में आती है प्रशांत टंडन जी, जब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये जिनके नाम कट गए हैं, हो सकता है कि वो अवैध प्रवासी हों, यानी घुसपैठिए हों। अब अगर सुप्रीम कोर्ट, यानी यहां लगभग पहली लिस्ट में से 69 लाख लोगों के आपने नाम काट दिए,
इसमें से 22 लाख लोग मृत आपने घोषित कर दिए, कई लोग जिंदा भी मिले, लेकिन जो लोग जिंदा हैं क्या वो सब इतने लोग घुसपैठिए हैं? एक बड़ा सवाल आता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसी बातों को बढ़ावा देता हुआ कहीं ना कहीं नजर आता है। आज की दलीलों के दौरान जो सीजेआई ने माफी चाहूंगा, बार बार सीजेआई का नाम आ जाता है क्योंकि कई बार चर्चा कर रहे हैं उनकी, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने जो टिप्पणी की है वो भी चिंतनीय टिप्पणी है। प्रशांत जी। कोर्ट के सामने राजीव जी हो सकता है वाली कोई बात नहीं होती है, या है या नहीं है। जो कागज में सामने है वो है, जो कागज में नहीं है वो नहीं है। सिंपल सी बात है। सुप्रीम कोर्ट हाइपोथेसिस पे काम नहीं करता है, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो इस तरीके की बात करना कि हो सकता है कि वो लोग हों, आपको जो हमारे न्याय का जुरिस्प्रूडेंस है, जो न्याय की प्रक्रिया है कि इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी, कोई व्यक्ति निर्दोष है जब तक कि उसके खिलाफ अभियोजन जो है वो साबित ना हो जाए आरोप। तो हो सकता है कि अपराधी हो, कि ऐसी कोई डॉक्ट्रिन हमारे न्यायपालिका के लिए नहीं होनी चाहिए कि हो सकता है घुसपैठी हो सकता है कि ये अपराधी हो। ये हो सकता वाली कोई गुंजाइश भारतीय न्याय पद्धति में नहीं है। कहीं और हो तो हो, यहाँ नहीं है। तो आपको ये समझना है कि जब तक आप, और ये साबित किसको करना है? ये साबित उस व्यक्ति को नहीं करना है, ये साबित उसे करना है जो आरोप लगा रहा है कि विदेशी है। तो हर नागरिक वोट मतदाता है, अगर वो 18 साल का है, जब तक उसके खिलाफ आरोप साबित ना हो जाए, उसको साबित नहीं करना है कि वो नागरिक है या नहीं है। उसका तो नेचुरल क्लेम है मतदाता सूची में आना। कोई व्यक्ति अगर आरोप लगा रहा है तो उसको साबित करना है कि ये इंग्लैंड के नागरिक हैं, अमेरिका के नागरिक हैं, पाकिस्तान के नागरिक हैं, बांग्लादेश के नागरिक हैं। उसको साक्ष्य जमा करने, उसको कागज लाने हैं। जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगा उसको कुछ नहीं लाना। ये भारत का कानून है। अब इस तरीके की टिप्पणी करने से कंफ्यूजन फैलता है, और इस बात को मदद मिलती है जो ज्ञानेश कुमार बार बार कह रहे हैं, और एक भी घुसपैठिया का नाम नहीं ले पाए। 5 पत्रकारों ने राजीव जी सवाल पूछे, हम लोग लाइव थे उस वक्त। 5 पत्रकारों ने घुसपैठिए पर सवाल पूछे और 5 का जवाब उन्होंने गोलमोल किया। एक भी पत्रकार का जवाब उन्होंने नहीं दिया उस पर। कितने घुसपैठिए हैं, क्या नाम है, क्या संख्या क्या है, नहीं बता पाए वो। तो एक झूठे नैरेटिव पे आप चल रहे हैं। और अगर ज्ञानेश कुमार ये कह रहे हैं कि एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो शुद्धिकरण, कि अगर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो गया है तो शुद्धिकरण हो गया तो उसमें तो विदेशी नागरिक नहीं है, तब कहां से आ जाए? तब ये नरेंद्र मोदी वहां पर प्रचार किस बात में करेंगे जाके? दूसरी बात कि जो लोग निकाले गए, देखिए मैं चुनाव आयोग की जो फिगर है कि 22 लाख लोग मर गए, इसको जब तक इसकी स्क्रूटिनी ना हो इंडिपेंडेंट, तब तक इसमें मैं यकीन नहीं कर सकता। क्योंकि मरे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, मरे हुए लोग राहुल गांधी के साथ चाय पीते हैं, मरे हुए लोग आवेदन करते हैं फॉर्म 6 का या फॉर्म 7 का। तो जो मृत घोषित है वो तो दिखाई दे रहा हमारे सामने। तो ये 22 लाख की फिगर है, वास्तविक है, या 7 लाख मरे हैं, या 15 लाख हैं, या 1 या 7 लाख हैं, या 3 लाख हैं, ये हमको नहीं पता है जब तक इसकी इंडिपेंडेंट एक क्रेडिबल स्क्रूटनी ना हो जाए। तो इसलिए मैं उस संख्या को नहीं मान रहा हूं। 69 लाख लोग आपने नाम काटे, 68 लाख कुछ सजा। अब
लगभग 69 लाख आपने नाम काटे, 21 लाख जोड़े, तो मतलब वोटर लिस्ट में 90 लाख वोटर का हेरफेर आपने कर दिया। जिनके नाम काटे गए वो कौन लोग थे, जो नाम जोड़े गए वो कौन थे, ये नहीं पता। ये अदृश्य है मामला, क्योंकि वह संदिग्ध मामला है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ये कहता है राजीव जी कि कोई भी नया मतदाता फॉर्म 6 के अलावा नहीं बन सकता। जो भी नया मतदाता बना है वो फॉर्म 6 भर के ही बना है, जब तक कि वो नेचुरल मतदाता नहीं है। हमने आपने फॉर्म 6 नहीं भरा होगा, लेकिन किसी जो 18 साल का अब हो रहा है उसको फॉर्म 6 भरना पड़ता है। अब जी चुनाव आयोग कह रहा है कि 16 लाख कुछ हजार फॉर्म 6 अपलोड हुए और नए मतदाता 21 लाख बन गए। तो ये 4-4.5 लाख का गैप है, ये क्या है? क्योंकि फॉर्म 7 भर के कोई अगर ये मुझे कहे कि नहीं उनके एड्रेस चेंज हुए तो इसलिए वो नए मतदाता नहीं है, ये गलत बात है। फॉर्म 7 भर के आप एड्रेस चेंज करेंगे या कुछ और काम करेंगे, आप नए मतदाता नहीं कराएंगे। नया मतदाता फॉर्म 6 के जरिए, तो ये चुनाव आयोग को एक्सप्लेन करना है कि ये जो बाकी के मतदाता हैं फॉर्म 6 के अलावा, ये कहां से आ गए, कि कौन लोग हैं। तो ये पूरा जो SIR का मामला है, पूरा बहुत बड़ा घोटाला है, घपला है, और इसके खिलाफ मतदाताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को लगातार आंदोलन चलाना चाहिए, बिहार का चुनाव और चुनाव के बाद भी, क्योंकि ये भारत के लोकतंत्र को जड़ से खत्म करने की साजिश है। मैं पहले भी कह रहा हूं कि चुनाव आयोग तो नॉर्थ कोरिया में भी है ना जी। सिर्फ चुनाव होना और चुनाव आयोग का होना ही लोकतंत्र की गवाही नहीं है। चुनाव आयोग तो रूस में भी है जी, वहां भी चुनाव होते हैं। वैसे ही सिस्टम यहां पे लाने की कोशिश हो रही है। अब अगर ये 90 लाख मतदाता फर्जी हैं, यानी जो नाम हटे और वो 90 लाख का हेर फेर जो हुआ है ये पूरा फर्जी वाला है अगर, तो फिर चुनाव का मतलब ही क्या रह जाता है? फिर तो गिनती बीजेपी की शुरू होगी 15,000 से। 15,000 के मार्जिन से गिनती शुरू होगी। वही लोग चुनाव में जीत पाएंगे जो 15,000 से मार्जिन से ज्यादा की, जिनके पास ताकत होगी वोट लाने की। तो ये सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि ये SIR का मामला जो है वो कैसे इसमें चुनाव होगा और उसकी एक इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी हो, और जब तक जो ऑलरेडी एक मतदाता सूची उसी के हुए वोट कराए। और एक आखिरी बात, जो चीफ जस्टिस पे हमला है, भारत की जनता को गवई साहब के साथ खड़ा होना चाहिए। शहर शहर ज्ञापन जाने चाहिए, चिट्ठियां जानी चाहिए, शपथ होनी चाहिए संविधान को बचाने की, और चीफ जस्टिस के साथ पूरे देश की जनता को चौराहे चौराहे खड़े होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को खड़े होना चाहिए, खड़ी है और मजबूती से खड़ा होना चाहिए, और बिहार के चुनाव में भी इसको मुद्दा बनाना चाहिए। जब अगर लोकतंत्र को ही सब तय करना है तो लोकतंत्र की रास्ते से तय किया जाए, क्योंकि आज जरूरत है कि देश की जनता गवई साहब के साथ खड़ी हो, क्योंकि ये संविधान विरोधी और नफरत वाला मीडिया इस हमलावर के साथ खड़ा है। और मैं इस आदमी को सरफिरा नहीं मान रहा, मैंने उसका इंटरव्यू सुना। वो व्यक्ति राजीव जी सरफिरा नहीं है, वो शातिर है। उसका एक जवाब बहुत सोचा समझा है, वो साजिशन उसने किया है, वो सरफिरा नहीं है, वो वकील है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है जी, और बहुत साफ दे रहा है, ढंग से वो जवाब दे रहा है सारे, और उसने पूरी योजनाबद्ध तरीके से ये काम किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये व्यक्ति अकेला है या इसके पीछे और लोग भी हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रफुल्ल जी
लेकिन एक तरफ तो हम जितनी बात करें, जितनी भर्त्सना करें, जो घटना घटी जूता उछालने वाली घटना, वो जितनी भर्त्सना करेंगे वो कम है। लेकिन दूसरी तरफ जब SIR की बात आती है तो कहाँ पे आप देखते हैं, क्योंकि पूरी सुनवाई जो कुछ भी चलता है, जो कुछ जितनी दलीलें होती हैं हम लोग अपने माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुँचाते हैं, और इसमें जब घुसपैठिए का जिक्र आता है तो थोड़ा ये मामला डरावना लगने लगता है। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो, क्योंकि अगर माननीय जजेज अगर ऐसी बात, न्यायमूर्ति अगर ऐसी बात करें कि जो नहीं है, जिनके नाम नहीं कटे हैं, और वो करें ना करें, लेकिन उसी दिशा में तो जा रहा है। अगर आपके पास आज की तारीख में वोटर ID कार्ड नहीं है, यानी आप इस देश के मतदाता नहीं हैं, तो इस देश के नागरिक भी नहीं हैं। और अगर इस देश के नागरिक नहीं हैं तो फिर आप कहां से आए हैं? और इतने सारे, क्या एक साथ 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख लोग जो हैं वो बाहर के आ गए? ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन ओवरऑल सवाल यहां दूसरा है प्रफुल्ल जी, कि क्या चुनाव आपको लगता है कि जिस गति से अभी वहां सुनवाई चल रही है, इस गति में तो चुनाव निकल जाएगा? और आपको भी लगता है कि यही होने वाला है, जैसे शकील जी कह रहे थे? आप बिल्कुल शकील सर भी ठीक कह रहे थे। आप जो कह रहे हैं, प्रशांत सर जी ने कहा, मैं घुसपैठिए को पहले पकड़ता हूं, क्या कि घुसपैठिए पर बहुत जोर है। ये ठीक है कि ठीक ही उन्होंने कहा कि इसमें हो सकता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने ऐसा कहा है कि घुसपैठिए हो सकते हैं, तो एक अधूरा वाक्य है। इसका पूरा वाक्य ये है कि अगर वो घुसपैठिए हैं तो चुनाव आयोग का यह दायित्व है, कानून के अंतर्गत यह दायित्व है, क्योंकि हमारे यहाँ कानून है कि अगर हमें किसी अपराध का, हमारे संज्ञान में है कोई अपराध, आपराधिक घटना या उसकी योजना, तो हमें अथॉरिटी को उसको बताना चाहिए। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि ये घुसपैठिए हैं, हो सकते हैं, जैसा कि चीफ जस्टिस ने कहा, सूर्यकांत साहब ने कहा, जो हमारे न्यायमूर्ति हैं आदरणीय, तो उनको आगे यह पूरा करना चाहिए था कि आदेश यह होना चाहिए था कि इनका नाम आप गृह मंत्रालय को भेजें ताकि वो इनको चेक करें कि घुसपैठिए कौन है, क्योंकि घुसपैठिए होना अपराध है। मतदाता सूची से घुसपैठियों का नाम निकाल देना काफी नहीं है, बल्कि उनको चिन्हित करके उनके लिए जो उचित सजा है वह किए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसका निर्धारण हो कि वो घुसपैठिए हैं कि नहीं है, अगर है तो उनको चिन्हित करके उनको ब्रैकेट में ले आई। लेकिन उन्होंने आधा अधूरा डायलॉग बताया। उन्होंने कहा कि नहीं, हो सकता है कि हो सकता है हो, तो अगली कार्रवाई क्या है? अगली कार्रवाई को उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। आदेश का हिस्सा होना चाहिए, पता नहीं आगे देंगे या नहीं देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि, और सबसे जो बुनियादी बात है कि ये किस कारण से इनका नाम हटाया गया, कहाँ से आया। आप लोगों के ध्यान में होगा सर, जब कोविड में लोग सड़कों से पैदल गांव लौट रहे थे, तब इसी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर सरकार के वकील ने कहा था कोई भी रास्ता पर नहीं है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान लिया था, कहा था कि हाँ कोई रास्ता पर नहीं है, और इसे स्वीकार कर लिया गया था। क्या कारण बताएंगे ये मरे हुए लोगों का या नाम हटा जाने का? जब कोविड में लोग मारे जा रहे थे तब ये सर्टिफिकेट में कोविड का नहीं लिख रहे थे, रीजन ऑफ डेथ कोविड नहीं, हृदय आघात बता रहे थे, कार्डियक अरेस्ट बता रहे थे, इसका कारण दे रहे थे, दूसरे कारण बता रहे थे, क्योंकि उससे जो कंपनसेशन क्लेम होना था वो नहीं बन रहा था, उससे नहीं हो सकता था, क्योंकि जो कोविड स्पेसिफिक कारण से जिनका डेथ हुआ था उनको जो कंपनसेशन मिलने वाला था, कोविड से हुई है मृत्यु के लोगों ने भी उसके रीजन ही बदल दिए, और सबने स्वीकार कर लिया, हमारी अदालतों ने स्वीकार कर दिया। ठीक ही कह रहे हैं, ये पीड़ा तो होती है कि खड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर लोग नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो इस बात को भी समझना होगा ना कि इसी मीडिया ने दिखाया कि किसी अज्ञात जगह पर आप किसी अज्ञात यात्रा पर हैं और हवाई यात्रा पर जा रहे हैं और पता नहीं किनके साथ जा रहे हैं। तो हमारे कुल समाज समस्या क्या है? इस सरसों में ही भूत है। इस बात को हमें मान लेना चाहिए कि हम हाइब्रिड रिजिम में पहुंच गए हैं।
लोकतंत्र नहीं है, चुनावी तानाशाही इसको बोलते हैं। उस रिजिम में हम पहुंच गए हैं जिसको हमारे पास चुनाव होंगे, चुनाव के सारे तंत्र होंगे, साधन होगा, लेकिन हमारा जो रिजिम है वो ऊपर से दिखने में तो भले ही लोकतंत्र जैसा दिखे, लेकिन भीतर से वह तानाशाही में बदल चुका है और सारी संस्थाएं कंप्रोमाइज हो चुकी हैं और वे हर कोई कहीं न कहीं किसी न किसी स्वार्थ से बंधा हुआ है। उसे लगता है कि उसके साथ कोई न कोई झमेला खड़ा हो जाएगा, इसलिए कोई सामने नहीं आ रहा है। और ये जो सभी डरे हुए लोग हैं, ऐसे में फिर अगर बाहर निकलना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो इस समय का एक ही वही मंत्र है, एक वही कहिए अभय मुद्रा, जिसमें साहस हो तो साहस लाए और एक बार कहे कि डरो मत, बाहर निकलो। मिडिल क्लास का हर आदमी कोई न कोई अपराध में लिप्त रहता है। जब इनके फाइनेंशियल बैकलॉग देखा जाएगा ना, तो जस्टिस वर्मा अकेले नहीं रहे होंगे। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जितने शेयर हैं, आपको याद है, प्रशांत सर को जरूर याद होगा, उसमें तो कवर भी कर रहे होंगे कि जब एक बार आया था एक बड़े औद्योगिक घराने का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया उनके बंटवारे का, तो एक सामान्य सा नियम ये है, परंपरा ये है, उस मामले को वही सुन सकता है जिसका हित उससे संबद्ध नहीं हो। और देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सारे लोगों ने उस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो कोई जज सुनवाई के काबिल नहीं था। लेकिन यह मान्य परंपरा थी, उसका उल्लंघन हो गया होगा। क्या है परंपराओं का, क्या है? तो एक दिन में नहीं यह ध्वस्त हुआ है, यह ध्वस्त होते होते हो रहा है और हमारे सामने में ये मीनारें ढह रही है। इसमें बहुत साहस की जरूरत है। और ये जो बीमारी है, ये चुनावी तानाशाही है। मैंने 2024 में भी जब परिणाम आया था तो मैंने कहा था कि ये बिरला ही होता है कि चुनावी तानाशाही का समापन, चुनावी तानाशाही से मुक्ति चुनाव के माध्यम से हो, यह बिरला ही होता है। लेकिन जनता ने एक अवसर दिया था, भारत की जनता ने। लेकिन हमारे दो जो सपोर्टर हैं इनके, चाहे बाबू नीतीश कुमार हो हमारे सौभाग्यशाली बिहार के जिसके वो मुख्यमंत्री हैं, या चंद्रबाबू नायडू हैं, इन्होंने जनता के इस आदेश को समझा नहीं, जनता इस जनादेश की व्याख्या को समझा नहीं, ये उनके साथ खड़े हो गए। इनको पता ही नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है वह राजनीति इनकी राजनीति नहीं है। इनकी राजनीति में कांग्रेस के साथ या दूसरी पार्टी में वरीयताओं का अंतर है, प्राथमिकताओं का अंतर है, दिशा का अंतर नहीं है, चरित्र का अंतर नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में दिशा का अंतर है। ये उल्टी दिशा में जाने वाले लोग हैं, इनके साथ ये सरकार में है और जाहिर है कि किसी न किसी लोभ से है। इन्होंने सारे पुरुषार्थियों को लोभार्थियों में बदल दिया, लाभार्थी में बदल गया। ये हम लोभ लाभ से व्यवस्था चल रही है, एक पॉपुलिज्म है और इस तरह का की जो कर रहे हैं सिचुएशन दे रहे हैं उसमें। और ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद करते हैं। अंतिम बात ये कर रहा हूं सर, ट्रांसपेरेंसी नहीं, चुनाव आयोग ने दिखा दिया जिसको कहते हैं मतदाता का नाम जो गायब हुआ, दिस इज द केस ऑफ ट्रांसपायरेसी। इन्होंने ट्रांसपायरेसी का केस दिखाया, ट्रांसपेरेंसी का नहीं। ट्रांसपेरेंसी कहते रहे लेकिन इसको ट्रांसपायरेसी कर दिया। सर जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी, आना चाहता हूं आपके पास जरा क्लोजिंग कमेंट के साथ। SIR कैसे देखते हैं इसको आप चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट। देखिए अब तो इसमें कुछ का सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद करना, तो मैं पहले से ही दिन से कह रहा हूँ कि कुछ नहीं। हाँ, मेरे इस बारे में पक्की राय थी और ये वैसा ही किया जैसे कि महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त करके सरकार गिराएगी और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो उन्होंने डेट पर डेट दे करके बाद में उनको कहा कि आप तो रिजाइन कर दिए थे, तो अब हम किसको चीफ मिनिस्टर बनाए, और ये सरकार अवैध है लेकिन अभी रहेगी। तो ये उसी टाइप का यहाँ सिचुएशन है। ये अंत में यही बोलने वाले हैं, मतलब मेरी उम्मीद है, मतलब ऐसा कुछ बदल जाए तो मुझको मालूम नहीं। अभी तक का रवैया यही है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है। इसको जरा SIR को ठीक से समझिए कि किस तरह से चला। एक तो पहला है क्या कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का कुछ नहीं माना। हाँ, ये जरूर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो 65 लाख से ऊपर जो है, हालांकि उससे भी थोड़ा सा 3,66,000 लोगों को तो उन्होंने उसके बाद भी कर ही दिया डिलीट। लेकिन वो जो बड़ी संख्या में 2 करोड़ लोग जो योगेंद्र यादव ने जो कैलकुलेट किया था और बाकी लोगों ने, वो 2 करोड़ लोग नहीं इसमें बच गए, मतलब उसमें कुछ लोग बच गए। तो योगेंद्र ने बहुत अच्छी एक इस पर कमेंट किया है कि जब 2 रोटी पहले छीन लिया उसके बाद 1 रोटी दे रहे हैं तो ये राहत लग रही है, तो इसमें कुछ है नहीं।
80 लाख उन्होंने जो कैलकुलेट किया है कि एलिजिबल वोटर्स जो है वो 8 करोड़ 22 लाख करीब करीब हैं, और वो जो अभी जिस 7.42 आया है, तो 80 लाख वोटर्स जो है वो निकल गए, मिसिंग है, मतलब वो किसी तरीके से बाहर कर दिए गए। ये जो है इसका SIR का मतलब है। दूसरा है कि उन्होंने जो कहा कि 21 लाख से ऊपर 22 लाख के आसपास ऐड किया है, उसमें 14 लाख नए वोटर्स हैं। नए वोटर्स मतलब 18 से 19 वाले जी। तो इसका मतलब 7 लाख कैसे कहाँ से बढ़ा है, इसके बारे में ये नहीं बताया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि वो अगर फॉर्म 6 से ही भर के उन्होंने उसको अगर किया हो मतलब शामिल, वो जो 65 लाख लोग गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसमें 7 घटा दीजिए और फिर 3 जोड़ दीजिए, तो 4 लाख वोटर जो है उसमें से बच गए। ऐसा आप मानिए 47 लाख का जो आया है आंकड़ा कि 47 लाख वोटर अंत में बाहर हुए। खैर वो जो ये तो आंकड़े हैं। ये जो सबसे है कि घुसपैठिया वाला में 1000 लोगों ने अप्लाई किया, मतलब उसके खिलाफ की घुसपैठिया है। उसमें से 700 समथिंग जो है उसको वो मतलब जो दिया गया, वो 700 लोगों ने खुद ही कहा, वो जो है ना उन्हीं के तरफ से आवेदन है कि हम घुसपैठिया हैं। मतलब आप सोच लीजिए कि किस तरह का इंतजाम है, मतलब कि उनकी तरफ से किसी ने बोल दिया कि भाई हम मतलब बाहरी हैं, और उसको उसमें से सिर्फ 390 लोगों को का आवेदन एक्सेप्ट किया, और उसमें से सिर्फ 87 मुसलमान हैं। मतलब जो 390 लोग जिनको डिलीट किया, ये मैं योगेंद्र यादव ने जो आंकड़े आज छापे हैं एक्सप्रेस के अपने लेख में, उसके जरिए हवाले से कर रहा हूं। तो सिर्फ 87 मुसलमान का आंकड़ा है जिसको बोल रही है कि ये घुसपैठिया है, अगर अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से। उसके आधार पर प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री से लेकर के और आज आपने सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ये घुसपैठिए को मुद्दा बना दिया। और उसमें भी आप समझ लीजिए कि 390 में अगर 390 या जो भी है उसमें सिर्फ 87 मुसलमान है, इसका मतलब है कि बाकी नेपाल या दूसरी जगह से है। तो ये जो मुसलमान घुसपैठिया बांग्लादेशी का जो नैरेटिव है वो किस तरह से आप कर रहे हैं, देश को सिर्फ तोड़ने के लिए आप जो है आंकड़ों, मतलब कुछ आपके पास जानकारी नहीं। और आपने देख ही लिया कि उसने कहा कि आप कलेक्टर के पास जाओ जाने के लिए ये किया। दूसरी बात मैं एक और कहूँगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ज्ञानेश कुमार जी का जो बिहार का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बिहार के वो बहुत रिवीलिंग है। वो ये बता रहे हैं कि पूरे देश में ये करने वाले हैं, और आधार कार्ड का लिमिटेड वैल्यू है, हमको ये हक है कि हम सिटीजनशिप जांचें, जबकि बार बार ये साफ किया गया है कि सिटीजनशिप जांचना आपका काम नहीं है। तो तलवार सिर्फ बिहार में नहीं लटक रही है, और उसमें ये क्या कहते हैं, ये भी आ गया कि आपका खर्च किस तरह से हो रहा है, उस पर भी कोई काबू नहीं रखना है। चुनाव आयोग ने हाथ खड़े कर दिए, और इसमें इसका अर्थ निकालिए कि वो कह रहा है कि डीएम कलेक्टर के पास जाइए। इसका मतलब क्या कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वहां की है वही तय करेगी कि चुनाव कैसे चल रहा है। चुनाव आयोग ने अपने को विड्रॉ कर लिया है, और यही है, चुनाव आयोग ने पूरा पलट दिया जो अभी तक की परंपरा थी, और जो उसको मैंडेट किया गया है संविधान के द्वारा, उसको उसने पलट दिया। अब वो लोगों को बताना, उन्होंने कहा ना कि गिल्टी इनोसेंट, तब तक वो गिल्टी, जब तक साबित नहीं होता आप गिल्टी नहीं है। वो यहाँ उल्टा चल रहा है, यहाँ कह रहा है कि जब तक आप अपने को इनोसेंट साबित नहीं करते तब तक तुम गिल्टी हो। यहाँ है उल्टा, ये चुनाव आयोग ने साबित किया कि जब तक आप सिटीजन नहीं है, जब तक आप ये बता नहीं देते कि आप सिटीजन हैं, ये यहाँ सीधा है और आप घुसपैठिया है। तो आप समझिए कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है न्यायालय का, न्यायपालिका का, और जो पूरा आप जो बाकी जो एग्जीक्यूटिव है, जो व्यवस्था है, वो सब उलट के रख दिया है उन्होंने। अब ऐसे में चुनाव हो रहा है, मैं आपको राहुल गांधी, तेजस्वी या इन लोगों की हिम्मत, या दीपंकर भट्टाचार्य या बाकी जो नेता हैं उनकी हिम्मत की दाद दूंगा
कि उसके बाद भी वो इस लिमिटेड डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में भी वो उस फ्रेम में जद्दोजहद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको बचा लें, डेमोक्रेसी को। इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि पैसा एक तरफ बह रहा है। वो बोल दिया कि रेवेन्यू ऑफिसर, देखिए उनका कोट आप देखिए, उनको डिकोड करिए कि उन्होंने क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा कि आप बोला क्या कि खर्च की 43 लाख की सीमा है, तो इस सीमा को आप कैसे कर रहे हैं। ये बोला वो रेवेन्यू ऑफिसर हमने बहाल कर दिया है। आप याद करिए सेशन के वक्त की क्या कहते हैं का चुनाव आयोग, और अभी कोई झंडी लेकर के अगर 10 झंडी ज्यादा हो जाता था तो डरता था वो जो ये है विधानसभा या इसका कैंडिडेट, क्योंकि उसको लगता था कि झंडी पर उसमें वो बाकायदा वो नोट करके कि इतना झंडी है तो मिनिमम इतना खर्चा हुआ, खुद ही जोड़ के उनको बता देता था कि आपने इतना खर्च किया है। ये अब कह रहे हैं कि रेवेन्यू अफसर हमने बहाल कर दिया है, डीएम बहाल कर दिया है। इसका मतलब जो सरकार आपकी है बीजेपी की, आप उसके भरोसे रहो, हम कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ वेबकास्टिंग क्या कहा है वो करेंगे, और हम आपको ये राहुल गांधी की अगर यात्रा होगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम बताएंगे कि आधार कार्ड कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो चाहे कब बोल ले, हमको तो ये अधिकार है ही। उसने वो पूरा बोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला। और सुप्रीम कोर्ट है कि डे 1 में सजेस्ट कर रहा था, बाद में उसने कहा कि आपको जोड़ना है। अब सोच लीजिए टाइम गैप। पहला दिन जस्टिस धुलिया की कोर्ट अदालत ने कहा था कि हम सजेशन कि आधार कार्ड को जोड़िए और एक और कार्ड, मेरे ख्याल में एपिक कार्ड को कहा था, वो दोनों जोड़ने के लिए बोला था। वो जो है उसको नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, लास्ट में कहा कि आप जोड़िए। अब वो बोल रहा है कि हम तो जोड़ तो लिया है लेकिन उस पर हम आश्रित नहीं है, उसको हम नहीं मान रहे हैं। 11-12 रहेगा वो एक डॉक्यूमेंट, लेकिन इस लोगों को तो सिद्ध करना ही पड़ेगा कि बोला कि जन्म की तारीख का नहीं है, वो न प्लेस ऑफ बर्थ, ये क्या कहते हैं बर्थ का है, न डेट का है, न रेसिडेंस का है, तो किसी आइडेंटिटी का सिर्फ प्रूफ है, तो उनको तो बाकी देना पड़ेगा। अब वो देखिए अपने से पलट रही है। पहले वो कहा कि एक देना है आपको, अभी कह रहा है क्या कि वो एक तो आप दे दीजिए, आपको देना है तो, लेकिन बाकी हम जांच करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट की पूरी अवमानना कर रहा है चुनाव आयोग, और सुप्रीम कोर्ट ये वही घुसपैठिया वाला नैरेटिव लेके आ रहा है। इस हमको कोई चांस नहीं है। तो ये 3.66 वाला जो एडिशन का मामला है वो सिर्फ एक टेक्निकल इशू है। सवाल तो है ये कि इतने लोगों को आपने डिलीट कर दिया बिना कोई नोटिस दिए, बिना कुछ बताए, और बाकी जो हुआ है वो तो जो ग्राउंड पर जो लोग बिहार के उनको पद देखा है उन्होंने कि किस तरह से अपने से फॉर्म भर दिया, अपने से दस्तखत कर दिया, अपने से उनका क्या कहते हैं खोल लिया है ये पे वेबसाइट पर, और उसी से अपना भर दिया है। एक फॉर्म दिया, किसी को 2 फॉर्म नहीं दिया है। ये सारा घपला जो हुआ, जो उसका हुआ, ये सब सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट वो किसी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब उससे परसों आप अगर कोई उम्मीद अगर है आपको, तो मैं ज़रूर आपकी तारीफ करूंगा, आप लोगों के धैर्य की तारीफ करूंगा, वकीलों के धैर्य की तारीफ करूंगा, मैं विपक्ष की तारीफ करूंगा, लेकिन मुझको कोई उम्मीद नहीं है। मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ एज ए जर्नलिस्ट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक अपने आप में एक अलग दिशा में बहुत सारी चीज़ें जाती हुई देश में दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी धैर्य की ज़रूरत तो है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, शकील जी और प्रफुल्ल कोलख्यान जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए।